अस्सलाम वालेकुम। बच्चों सारे ज्वाइन करते रहेंगे आप लोग वन बाय वन, तो मैं लेक्चर स्टार्ट कर देती हूँ। जो लेट आएंगे वो फिर वहां से आगे कैरी कर लेंगे, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है हमारा, दिस इज अबाउट सर्वाइकल स्पाइन, उसकी एनाटमी और उसके बायोमैकेनिक्स। हमने पहले टीएमजे पढ़ा था और आज सर्वाइकल स्पाइन की बारी है, ठीक है। अब ये वो सारी चीजें हैं जो आप लोगों ने एनाटमी में भी पढ़ी हुई हैं, बायोमैकेनिक्स में भी पढ़ी हुई हैं, एमएसके में, सर्वाइकल उसमें, थेरा में, हर जगह ये चीजें। तो आज वो मैनुअल थेरेपीज के अंदर हम जो है वो प्रैक्टिकल में करेंगे इंशाल्लाह, जब आप लोग नेक्स्ट वीक से आएंगे। आज इसकी एनाटॉमी के बारे में तो बड़ा बेसिक सा लेक्चर है, मैं बस चीजें हैं जो आप लोगों को पहले से पता है, मैं एक रिवीजन के तौर पर उनको दोबारा दोहरा देती हूँ। अब जो सर्वाइकल स्पाइन है, बेसिकली इसके अंदर काफी सारे जॉइंट्स होते हैं, टोटल 7 सर्वाइकल वर्टिब्रीज होती हैं। जो C1 है, दैट मेक्स इट्स जॉइंट विद ऑक्सिपिट अबव एंड द सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्री बिलो। इस एरिया में चूंकि मूवमेंट ज्यादा होती है, अब एक बात रूल थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा अल्लाह ताला का ही, कि आपकी बॉडी में जिस बॉडी पार्ट के ऊपर मूवमेंट अल्लाह ताला ने ज्यादा अलाउ किया है, नेचुरली जिस पार्ट के ऊपर मूवमेंट ज्यादा है ना, वहां पे स्टेबिलिटी थोड़ी सी सेक्रीफाइस होती है, थोड़ी सी कम होती है। जहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा होती है वहां पे मूवमेंट थोड़ी सी कम होती है। तो सर्वाइकल स्पाइन वो एरिया है जहाँ पे स्टेबिलिटी सेक्रीफाइस की गई है मोबिलिटी के लिए, ताकि ये आपका सर जो है और जो आपकी गर्दन है वो मूव कर सके। अब अपर सर्वाइकल स्पाइन जो है, इसके अंदर दो जॉइंट्स होते हैं। एक वो जॉइंट जो C1 ऊपर ऑक्सिपिट के साथ बना रहा है, और दूसरा वो जॉइंट जो C1 अपने से नीचे C2 के साथ बना रहा है। जो C1 है, वी ऑल्सो कॉल इट एटलस, एंड C2 इज नोन एज एक्सिस। तो एटलस मेक्स द जॉइंट विद ऑक्सिपिट, वी कॉल इट एटलांटो ऑक्सिपिटल जॉइंट, ठीक है, ऑक्सिपिट और C1 का। अब एटलस और एक्सिस का जो जॉइंट है C1 C2 का, वी कॉल इट एटलांटो एक्सियल जॉइंट। अब ये जो एटलांटो ऑक्सिपिटल जॉइंट है, जो कि C1 और ऊपर ऑक्सिपिट के कंडाइल्स के दरमियान में है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे नोडिंग होती है। बेसिकली जो आप सर हिलाते हैं ना हाँ हाँ करने के लिए, वो अगर आप पूरी गर्दन ना हिलाएं तो सिर्फ नोडिंग जो है वो आपके C1 और ऑक्सिपिट के लेवल के ऊपर होती है। साइड फ्लेक्शन इसके ऊपर बहुत कम है, 10 डिग्री से ज्यादा नहीं होती है, और इसके ऊपर रोटेशन बिल्कुल नहीं होती। मतलब ये जो जॉइंट है इसके ऊपर रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ नॉडिंग होती है। तो ये जो C1 है एटलस, इसकी कोई वर्टिब्रल बॉडी नहीं है। आप ये देख रहे हैं सेंटर में से ये खाली है। इसकी आर्चेज होती हैं, एक इंटीरियर आर्च होती है और एक पोस्टीरियर आर्च होती है। और इसके अंदर बेसिकली इसका क्या होता है कि इसकी जो सर्वाइकल बॉडी है वो उसकी, ये कहते हैं कि जी इसकी सर्वाइकल बॉडी क्यों नहीं है बाकियों की क्यों है, तो ऐसे है कि ड्यूरिंग डेवलपमेंट, जब एक बच्चे की स्पाइन डेवलप हो रही होती है, जब वो फीटस होता है, अभी उसकी पैदाइश नहीं हुई हुई होती है, उससे पहले, तो जो C1 का वर्टिब्रल बॉडी का जो पॉइंट होता है ना, ये जो ग्रोथ होती है वो बेसिकली कहाँ चली जाती है, वो बन जाती है C2 के ओडोंटॉइड। वो जो उसका डेंस का प्रोसेस होता है ना C2 का, वो बन जाती है। तो इस तरह इसकी बॉडी नहीं है और उसका एक एक्स्ट्रा ओडोंटाइड प्रोसेस है। और ये आप इसकी इसकी सब सुपीरियर सरफेस है, ऊपर से नजर आ रही है। C1 के फेसेट्स देखिए, इसके ऊपर ऑक्सिपिट के कंडाइल्स लगेंगे आके, तो इसकी जो शेप है दैट इज एलिप्सॉइड। काफी सारे लिगामेंट्स हैं जो कि एटलांटो ऑक्सिपिटल रीजन या इस जॉइंट को सपोर्ट करते हैं। उसके अंदर एक चीज है एटलांटो ऑक्सिपिटल मेम्ब्रेन। एटलस से लेकर ऑक्सिपिट तक एक मेम्ब्रेन जाती है, उस तरह नीचे भी जाती है थोड़ी सी। तो इसका नाम है एटलांटो ऑक्सिपिटल मेम्ब्रेन। नाम से पता लग रहा है ऐसी मेम्ब्रेन जो कि एटलस और ऑक्सिपिट के दरमियान में। उसके बाद इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, ये कहाँ है जनाब, ये देखें, ये साइड व्यू है। ये वर्टिब्रल बॉडीज है, इसके आगे जो लिगामेंट लगा होता है वो इंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल है, जो पीछे है वो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल है, जो कि सर्वाइकल कैनाल के पीछे है। बच्चों मुझे एक बात बताएं कि मेरी आवाज आ रही है या कट रही है दरमियान में? मैम नहीं आ मैम, रही है बिल्कुल क्लियर। साफ आ रही है। अच्छा ठीक। तो ये है लिगामेंटम फ्लेवम, जो कि सर्वाइकल किनाल के अंदर पोस्टीरियरली यहाँ पे आता है। जो वर्टिब्रल बॉडी के पीछे है, वो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट होता है। जो सर्वाइकल किनाल की पोस्टीरियर बाउंड्री बनाता है वो लिगामेंटम फ्लेवम होता है, ठीक है। उसके अलावा लिगामेंट है जनाब, ये सुपीरियर व्यू है एटलस एक्सिस का। अब यहाँ पे बॉडी नहीं है ना, हमने ये पता है कि C1 की बॉडी नहीं है, लेकिन ये ओडोंटॉइड प्रोसेस है, डेंस प्रोसेस, ये हम ऊपर से देख रहे हैं। तो
इसके आगे पीछे कुछ लिगामेंट्स लगे होते हैं। एक टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, ट्रांसवर्स लिगामेंट लगा होता है, वही ट्रांसवर्स लिगामेंट आगे एलआर लिगामेंट बनाता है। ये मैं एक एक करके आप लोगों को दिखाती जाती हूँ। अब जो एटलांटो एक्सियल जॉइंट है, सी अभी हमने एटलांटो ऑक्सिपिटल पढ़ लिया। एटलांटो ऑक्सिपिटल जॉइंट कौन सा था, जो कि आपके C1 और ऑक्सिपिट के दरमियान में था। ठीक है, यहाँ पे जो था। अब यही C1 अपने नीचे जो C2 है उसके साथ जो जॉइंट बना रहा है उसको कहते हैं एटलांटो एक्सियल जॉइंट। इसके ऊपर फ्लेक्शन 10 डिग्री है, इसके ऊपर साइड फ्लेक्शन 5 डिग्री है, लिमिटेड है। लेकिन इसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट मूवमेंट कौन सी है, रोटेशन की। और रोटेशन कितनी होती है, 50 डिग्री। मतलब जो बेसिक रोटेशन है, ये ओडोनटॉइड प्रोसेस होता है C2 का। सारी रोटेशन इसके अराउंड होती है। विद रोटेशन जो है थोड़ी सी हाइट इसकी डिक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाइकल बॉडी तो होती कोई नहीं है। और ये जो C2 है ये सेंटर पॉइंट के तौर पे एक्ट करता है, इसके अराउंड सारी रोटेशन होती है। इसके मेन सपोर्टिंग इस जॉइंट के लिगामेंट्स कौन से हैं, कि ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस। अब ये है ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्स लिगामेंट ऑफ एटलस जब ओडोनटॉइड के सामने से पास करता है ना, तो ये एक इसकी एक्सटेंशन ऊपर की तरफ जाती है, एक एक्सटेंशन नीचे की तरफ जाती है। तो जो ये जो एक्सटेंशंस हैं ये कलेक्टिवली, ट्रांसवर्स लिगामेंट अलोंग विद द एक्सटेंशंस इज नोन एज क्रूसिफॉर्म लिगामेंट। ऐसे टी सा या क्रॉस सा बन जाता है इसका। ठीक है, टी बनता है बेसिकली। क्रूसिफॉर्म पता है ना, जो क्रिश्चियंस का जो टी होता है, दे कॉल इट अ क्रूसिफॉर्म साइन। तो ये एक इस तरह का टी बन जाता है, इसलिए इसको कहते हैं ये क्रूसिफॉर्म लिगामेंट है एटलस का। अब अपर सर्वाइकल स्पाइन जो है, अपर सर्वाइकल स्पाइन में क्या चीजें आती हैं, आपका ऑक्सिपिट का लोअर एंड, आपका C1 वर्टिब्री और आपका C2 वर्टिब्री। अभी हमने सिर्फ इसकी बात की है, लोअर सर्वाइकल स्पाइन पे नहीं गए हम। इनकी जो मूवमेंट ओवरऑल क्या मूवमेंट है, सिंपल जो थोड़ी सी एक्सटेंशन होती है वो रेस्टिंग पोजीशन होती है, और अगर फुल एक्सटेंशन हो इनके ऊपर तो वो क्लोज पैक पोजीशन होती है। और कैप्सूलर पैटर्न इसका क्या है कि इसके अंदर साइड फ्लेक्शन और रोटेशन अगर रिस्ट्रिक्ट हो तो एक जैसी लिमिटेड होती है, और उसके बाद एक्सटेंशन रिस्ट्रिक्ट होती है जाके। अपर सर्वाइकल स्पाइन के जो फेसेट्स हैं उनकी शेप ऐसे होती है, ये साइड व्यू है। ऐसी शेप होती है, ये पोस्टीरियरली है, बैकवर्ड है, और ऊपर सुपीरियर है। तो इनकी शेप की वजह से इनके ऊपर ये मूवमेंट्स पॉसिबल होती हैं जो अभी हमने पढ़ी। अब हमने ये पढ़ा कि C1 की तो बॉडी है नहीं, ठीक है, लेकिन C2 की तो है ना। तो जो C2 की बॉडी है, अब जब C1 की कोई बॉडी नहीं है इसका मतलब देर इज नो डिस्क बिटवीन एटलस एंड ऑक्सिपिट। ऑक्सिपिट और फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री के दरमियान में, C1 के दरमियान में कोई डिस्क नहीं है। लेकिन C1 और C2 उनके दरमियान में तो है, बल्कि सॉरी उनके दरमियान में भी नहीं है। ये जो पूरी सर्वाइकल स्पाइन है इसकी जो डिस्क है ये है जो उसकी शेप देती है। और डिस्क क्या होती है कि दरमियान में न्यूक्लियस पल्पोसस होता है, सराउंडिंग उसके एनुलर फाइब्रोसिस होता है। ये टिपिकल वर्टिब्री है जो लोअर सर्वाइकल स्पाइन का या उसके अलावा जो बाकी बेसिकली, सॉरी, जो ये वर्टिब्री की डिस्क होती है ये कुशन एब्जॉर्प्शन या कंप्रेसिव फोर्सेस के लिए, या मतलब ये स्ट्रेस को विथस्टैंड करने के लिए होती है। जो स्पाइनस प्रोसेस होता है सर्वाइकल स्पाइन का वो बाइफिड होता है, इसको बिफिड भी बोलते हैं, बाइफिड भी कहते हैं। बाई का मतलब टू, फिट का मतलब है दो, उसकी वो निकल आती है टेल सी। तो ये बाकी वर्टिब्रीज के अंदर एक ही होती है टेल, जिसको हम स्पाइनस प्रोसेस कहते हैं। लेकिन सर्वाइकल स्पाइन के अंदर ये जो प्रोसेस है ये बाइफिड होता है। इसी तरह इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस देखिए, इसके अंदर होल्स हैं। बाकी जो वर्टिब्रीज हैं आपकी उनके स्पाइरल ये ट्रांसवर्स प्रोसेस के अंदर होल नहीं होता, क्योंकि यहाँ से गुजरनी होती है एक, उसने वेसल ने पास करना होता है, ठीक है, आपकी सर्वाइकल स्पाइन के साथ साथ। उसके बाद मूवमेंट्स हम एक दफा तो देख चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं कि ऑक्सिपिट और फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्री, इसके कंडाइल्स डेफिनेटली ऑक्सिपिट के मूव करेंगे। कंडाइल क्या है, वो कन्वेक्स है, तो ये कन्वेक्स रूल को फॉलो करता है। और कन्वेक्स रूल हमने पहले पढ़ा हुआ है, वो ये कहता है कि जब कन्वेक्स रूल ये कहता है कि जब एक कन्वेक्स बॉडी पार्ट मूव करेगा तो उसकी ग्लाइडिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी और उसकी मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, ठीक है। लेकिन अगर कनकेव मूव करेगा तो वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये जो आपकी अपर सर्वाइकल स्पाइन है ये इसी प्रिंसिपल पे मूव करती है। अब जो C1 C2 है इसके अंदर बेसिकली क्या है कि इसके अंदर हमने देखा कि जो मूवमेंट है वो प्री डोमिनेंट C1 C2 पे रोटेशन होती है 50% तक। तो इतनी ज्यादा जो रोटेशन है वो इसका क्या प्रिंसिपल है कि जो आपका ओडोनटॉइड प्रोसेस है ना सेंटर में, उसके अराउंड सारी मूवमेंट होती है, वो सेंटर ऑफ एक्सेस है आपका।
तो इसके ऊपर साइड फ्लेक्शन और जो साइड बेंडिंग वगैरह वो बहुत लिमिटेड होती है, इनके अंदर नहीं होती है। सिग्निफिकेंट रोटेशन इज पॉसिबल इन दिस रीजन, हमने देख लिया। साइड बेंडिंग जो है वो ऑपोजिट साइड पे मतलब बहुत होती है बट बहुत लिमिटेड, C1 C2 के लेवल पे। साइड बेंडिंग ऑफ हेड टू द सेम साइड एज द रोटेशन इज वेरी रिस्ट्रिक्टेड। अब अगर आप खुद से, अगर आप लोग बैठे हुए हैं, आप साइड बेंड करें। साइड बेंडिंग क्या होती है, आपने एक साइड पे अपने हेड को किया, जैसे आप अपने कंधे पे सर रख लेते हैं, आपने एक साइड पे हेड किया, और जो रोटेट करेंगे वो फिर आप ऑपोजिट तरफ को करेंगे, ये मूवमेंट होती है। लेकिन साइड बेंडिंग टू द सेम साइड, और अगर आप उसी तरफ रिस्ट्रिक्ट करने रोटेशन करने की कोशिश करें तो वो बहुत कम होती है, वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। मैं आपको डायग्राम्स में दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये फ्लेक्शन है अपर सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर। अब अगर आप कहेंगे कि भाई ये तो हो ही नहीं रही है, इसका गर्दन नीचे मूव करनी चाहिए थी, तो वो जो फ्लेक्शन है वो लोअर सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर है। सिर्फ अपर सर्वाइकल पे बस इतनी सी फ्लेक्शन होती है, और अपर सर्वाइकल पे जो एक्सटेंशन है वो बस इतनी सी होती है, थोड़ा सा सर पीछे जाता है, बिल्कुल पीछे जाने के। ये जो हम कहते हैं ना सीधे होके बैठो, सर सीधा रखो, चिन टक करो, वो जो चिन टक है वो बेसिकली एक्सटेंशन है, और जो थोड़ी सी आगे की तरफ मूवमेंट है वो फ्लेक्शन है, बहुत लिमिटेड होती है। ये है कपल लेफ्ट साइड बेंडिंग एंड राइट रोटेशन। उसने, ये इसकी राइट साइड है पेशेंट की, ठीक है। उसने राइट पे साइड बेंड किया है, ये देखें ये साइड बेंड है, अपना हेड इस तरफ किया है, और रोटेट किस तरफ किया है, राइट साइड पे, ऑपोजिट तरफ। अब इस तरफ देखें, ये नॉन कपल्ड है, राइट साइड बेंडिंग है और राइट साइड ही रोटेशन। ये राइट साइड है, सॉरी, यहाँ राइट साइडेड बेंडिंग है। इसमें लेफ्ट साइड बेंड किया था और रोटेट ऑपोजिट तरफ किया था। इसमें उसने सेम साइड पे बेंड किया और सेम साइड पे रोटेशन की। अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन कर रही हूँ, आप मुझे बताएं कि ये जो कपल्ड मूवमेंट है जिसके अंदर एक साइड पे बेंड है और दूसरी साइड पे रोटेशन है, कंपेयर टू ये नॉन कपल्ड मूवमेंट है जिसमें सेम साइड पे रोटेशन और सेम साइड पे साइड बेंडिंग है। क्वेश्चन आपसे ये है कि आप मुझे ये बताएं, इन दोनों में से ज्यादा रेंज ऑफ मोशन किस पे आई है, किस मूवमेंट के दौरान आई है? फिगर 3 में। फिगर 3 में कैसे? एक्सप्लेन करो कैसे उस पे ज्यादा है? रेंज ऑफ मोशन। आंसर ठीक है ब्रार आपका। मैं पूछ रही हूँ कि अगर आप ये कह रहे हो कि 4 पे कम है, तो क्यों कम लग रही है हाँ, आपको? देखने और में। भी मैम वो उसने यहाँ तकरीबन उसने थोड़ी सी मूवमेंट के साथ ही ना उसने अपनी वो आंख आंख से काम ले रहा, इसमें ना उसने पूरी, यानी कि उस फिगर 3 में जो है ना उसने ज्यादा अपनी गर्दन का जो है ना वो बुर्रेकार लाया हुआ है। और हाँ, उसने सही कह रहे हो, आंसर सही है आपका। फिगर 3 के ऊपर अब ये है कपल्ड मूवमेंट के एक साइड पे बेंडिंग है और दूसरी साइड पे रोटेशन है। अभी यही हमने पढ़ा था कि ये मूवमेंट पॉसिबल ज्यादा है, जबकि एक साइड पे रोटेशन और उसी साइड पे साइड बेंडिंग जो है वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो नॉन कपल्ड मूवमेंट होती है। यही अभी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अगली चीज है कपल्ड लेफ्ट साइडेड साइड बेंडिंग एंड राइट रोटेशन, ठीक है। एक्टिव अपर सर्वाइकल एक्सटेंशन विद कंबाइंड साइड बेंडिंग एंड रोटेशन। ये इसने क्या किया है, मैं आप इसको कंपेयर करती हूँ पिछले वाले के साथ। यहाँ पढ़े, एक्टिव अपर सर्वाइकल फ्लेक्शन विद साइड बेंडिंग एंड रोटेशन, ये फ्लेक्शन के साथ मूवमेंट्स थी। ये वही मूवमेंट्स एक्सटेंशन के साथ है, दोनों में थोड़ा सा पोस्चर का देखें। अभी हमने जो पहले पढ़ा था, इसमें फ्लेक्शन, बहुत रेंज ऑफ मोशन कम है ना अपर सर्वाइकल स्पाइन के ऊपर, फ्लेक्शन भी कम होती है, एक्सटेंशन भी कम होती है। ये मूवमेंट है फ्लेक्शन के साथ साइड बेंडिंग और रोटेशन, ये दोनों एग्जांपल्स। ये है एक्सटेंशन के साथ साइड बेंडिंग और रोटेशन। अब इसमें क्या है जनाब, कपल है, एक्सटेंशन दोनों में है। इसके अंदर लेफ्ट साइड की उसकी साइड बेंडिंग है, इस तरफ एक्सटेंशन के साथ उसने, मतलब उसकी नेक एक्सटेंडेड है, उसने साइड बेंडिंग की है और रोटेशन ऑपोजिट साइड पे की है, ठीक है। अब ये देखें, ये नॉन कपल्ड है, एक्सटेंशन के साथ उसने राइट साइड पे बेंड किया है और राइट साइड पे ही रोटेट किया, ये नॉन कपल्ड है। अब क्वेश्चन मैं आपसे फिर दोबारा सेम कर रही हूँ, इन दोनों डायग्राम्स को देख के बताएं ज्यादा रेंज ऑफ मोशन किस पे है? 5 में। यस, 5 में सेम प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है कि कपल्ड के ऊपर जो है एक साइड बेंडिंग और ऑपोजिट साइड की रोटेशन जो है वो ज्यादा होती है।
सेम अगर आप खुद भी परफॉर्म करने की कोशिश करें, सेम साइड पे बेंडिंग और सेम साइड पे रोटेशन जो है वो उसकी रेंज ऑफ मोशन कम होती है या वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्टेड होती है। ठीक है, ये लेक्चर था बच्चों, खत्म हो गया है। कुछ नहीं समझ आया तो वेलकम। मुझसे पूछो, मैं रिपीट कर देती हूँ, और अगर मिड टर्म से रिलेटेड कुछ पूछना है तो वो भी पूछ लें, मैं बता। मैम आपने ना मेल की हुई है एक असाइनमेंट की। जी बेटे। वो असाइनमेंट जो है मैम वो कौन सी बनानी है, कहाँ से, क्या टॉपिक है उसका, मुझे समझ नहीं आई। मैंने साथ फाइल ही अटैच की। ये की हुई है लेकिन मुझे समझ नहीं आई। अच्छा, फाइल चलो मैं आपको ना खोल के दिखाती हूँ, फिर मैं समझाती और हूँ। दूसरी बात ये मैम कि कल ये यानी कि मंडे को अगर मिड टर्म है जी बेटे। हमारा, हाँ जी। तो मैम कितने, ये नहीं कि जो लेक्चर क्विज में आने हैं वो मिड हाँ। टर्म में शामिल होंगे ना। हाँ जी, शामिल है, बिल्कुल है। ठीक है। क्विज में ओके ओके। हमने रखे हैं पहले चार, और मिड में रखे हैं हमने पहले सात, तो वो चार और तीन एक्स्ट्रा मिड में। ठीक हो गया। ठीक है। सात हो जाएंगे तो क्विज भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर सात टोटली कर लेते हैं तो वो। हाँ, क्विज भी उसके अंदर ही हो जाना चाहिए आपका, हाँ उन्हीं जी। के अंदर से पहले चार जो है वो क्विज में आएंगे। ठीक हो दूसरा गया ये कि वाइवा। वाइवा मैं कर दूंगी, अभी पहले प्रैक्टिकल कर ले, नेक्स्ट वीक में वाइवा रखेंगे, इस वीक में आप ठीक है लोग मैम, टर्म ठीक है ले मैम। लें, इससे नेक्स्ट में वाइवा लेंगे। ठीक हो गया मैम, ठीक ठीक है, हो और एक गया। चीज अब मैंने जो एक, नेक्स्ट वीक है हमारा, इसमें मैम हमारी तीन असेसमेंट है, मिड है, क्विज है और असाइनमेंट है। हाँ जी असाइनमेंट है। अब मैं आप लोगों को एक ठीक बात हो गया। कह देती हूँ कि मैंने क्विज का टाइम आप लोगों को बताया था 9 बजे का, राइट? से मंडे को ही सुबह 9 बजे का। तो 9 बजे नहीं करेंगे, 9:45 पे लेंगे। आप लोगों की लैब का टाइम है, क्योंकि आपकी मिड की जो मिड टर्म के दौरान जो क्लासेस है ना वो होंगी कैंपस पे। आप लोगों का ओके लैब का मैम। स्केड्यूल आ गया? नो मैम। चलो भेज देंगे ये लोग आपको, बट मंडे को 9:30 बजे जो लेक्चर होता है ना आपका थेरी का, उसकी जगह लैब होगी। थेरी का लेक्चर नहीं ओके होगा, मैम। 2 घंटे की लैब होगी, 9:30 से 11:30। तो आप लोगों का जो क्विज है ना, मैं वो उसी टाइम पे मतलब ले लूंगी, 9:30 या पौने 10 बजे के करीब, 9:45 पे क्विज ले लूंगी। आप लोग क्लास में आ जाइएगा, वहीं पे क्विज हो जाएगा, वही क्लास हो जाएगी। और चूंकि उस दिन मिड भी है तो पहले दिन मैं फिर आप लोगों को पढ़ाऊंगी नहीं, आप लोग अपने मिड की तैयारी कर लीजिएगा क्लास में बैठ के, क्योंकि उसके फौरन बाद आधी मतलब हमारी लैब का टाइम है 11:30 बजे तक। और आपका जो मिड टर्म का कोई जो टाइम है, आई थिंक वो 11 बजे शुरू हो रहा है शायद, मिड टर्म आपका ओके। तो मैनुअल का। मैम चार्ट अटेंडेंस करना है आपने। क्या करना है? चार्ट अटेंडेंस। शॉर्ट अटेंडेंस अभी तक तो मेरा कोई इरादा नहीं है, आप लोग, मैं लेकिन मैं ये जरूर देखूंगी कि अगर अल्लाह आप करे यही राजा रहे अगर आप लोग आप। 2-3 दफा भी आए हैं तो मैं आपको शॉर्ट अटेंडेंस नहीं करूंगी, लेकिन अगर कोई बच्चा थ्रू आउट ही नहीं आया है और वो होना चाहता है शॉर्ट अटेंडेंस, तो मुझे टाइम से बता दे, ये ना वो बाद में कहे कि मैं तो आया ही नहीं था, मैडम ने मुझे शॉर्ट अटेंडेंस ही नहीं किया। अल्लाह अल्लाह करे मैम आपका यही इरादा रहे। मैम ऐसे नहीं हो सकता जब वो आप मिड टर्म हमारा हो उसी टाइम पे क्विज भी ले लें। बेटा फिर वो आप लोगों का टाइम मतलब एक्स्ट्रा टाइम कैसे मिलेगा आपको? मैं तो दे दूंगी आपको साथ ही, 2 पेपर एक टाइम मैम पे अगर सॉल्व कर लोगे। पेपर आता हो तो फिर तो सॉल्व हो ही सकते हैं दोनों। वो जरूरी नहीं है ना सबको आता नहीं हो, ठीक है मैम, पहले क्विज ही लें आप। क्योंकि पता बेटा क्या होगा, आपके मिड टर्म में कोई ना कोई तो वो होगा ना इन्विजिलेटर, फिर वो इन्विजिलेटर कहेगा कि मैंने तो एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं देना, फिर आप लोग तंग हो गए। ओके, ठीक है मैम। तो मिड से पहले लैब में तो आपने आना ही आना है, आपको लैब अटेंड करनी पड़ेगी, तो मैं उस लैब में आपका क्विज ले लूंगी, फिर यहीं बैठ के तैयारी कर लेना। मैम ऐसे क्यों टेस्ट होगा ना। हाँ जी, क्विज सिर्फ एसएक्यूज होंगे, 2 या 3 सवाल होंगे, और मिड के अंदर एसएक्यू एमसीक्यू दोनों। ओके मैम। अच्छा, मैं असाइनमेंट का समझाने लगी थी। मैंने असाइनमेंट में लेक्चर्स डाले हैं। ओहो, जो मेन फाइल थी वो तो मैंने अटैच ही नहीं की। मैं वो ही भेज देख के मैं भी परेशान, मैं कहा मैंने लेक्चर इतने ज्यादा भेज दिए हैं, अब हाँ, पता नहीं क्या। चलो मैं देखती हूँ मैंने वो फाइल कहाँ रखी है, जाके मैं वो फाइल भेजती हूँ। बेसिकली वो एमसीक्यूज है, क्वेश्चन बैंक है वो, ठीक है, काफी सारे एमसीक्यूज हैं, 100-150 के करीब। आप लोगों ने वो इन लेक्चर्स में से देख के अटेम्प्ट करने हैं वो एमसीक्यूज, खुद सॉल्व करें, खुद ढूंढें, जैसे भी आपको बेहतर लगता है
उसको आपने उसको फाइल को डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट करो, उनको अटेम्प्ट करके स्कैन करके मुझे ईमेल के थ्रू भेजनी है आपने, ठीक है। वो मैं एमसीक्यू तो मैंने अटैच ही नहीं किए साथ, मैं अब करती हूँ। वो मैंने इसलिए दिए हैं क्वेश्चन बैंक के, उसके अंदर से मैंने आपको फाइनल में देने क्वेश्चंस। ओके मैम। तो आप वो असाइनमेंट भी हो जाएगी, आप लोगों की तैयारी भी हो जाएगी, और उसी साथ आपको लोगों का फाइनल में, मैंने वैसे मिड में भी उसमें से देने हैं, लेकिन अब आप लोगों ने तो इतनी जल्दी मैम असाइनमेंट ही नहीं सॉल्व करनी। मैम अगर वो कर लेंगे असाइनमेंट ना, हमें पता चल जाएगा मिड में देने हैं, हम कर लेंगे। पाकिस्तानी हुआ हमें। मैम मैं पूछ रही हूँ कि ना जो असाइनमेंट है उसमें जो एमसीक्यू है अगर उसमें से रॉन्ग हो तो उसका कोई इशू तो नहीं होगा ना, जैसे हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। समझ नहीं आई, असाइनमेंट में क्या होगा बेटे? मैम वो हम लोगों ने खुद करने हैं ना, सॉल्व करने हाँ हैं। जी, हाँ जी। लेक्चर्स में से देख के अगर कोई एक आध जैसे होता है ना कि समझ नहीं आती और रॉन्ग हो जाए तो उसका कोई इशू तो नहीं होगा ना असाइनमेंट में। नहीं नहीं, इशू क्यों होगा, वो मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं, बट उसकी आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे मैं आपके असाइनमेंट के नंबर लगाऊंगी, बस ये होगा और कुछ नहीं होगा। इशू कोई नहीं होगा उसका, ऐसे फेल पास वाली कोई चीज नहीं है उसके अंदर। तो मैं आप लोगों को वो फाइल भेजती हूँ अभी जाके ऑफिस में, और अगर आप लोग कर लें, मुझे यकीन दिला लें कि आप उसमें से कर लेंगे, तो मैं उसी में से क्वेश्चंस मिड में भी दे दूंगी, ठीक है। जी जी मैम, उसी में से कर लेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसमें से आएंगे, इसका नहीं मतलब नहीं। उसमें से भी आएंगे और ठीक है उसके मैम। अलावा भी आएंगे। ओके मैम। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज। चलो मैं लेक्चर एंड करती हूँ, अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लो। हाँ मैम। अल्लाह हाफिज़। नो अल्लाह मैम। हाफिज। चलो अल्लाह हाफिज।